हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैक पोली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना हो, आपकी आंखें कभी नम ना हो, मिले आपको जीवन में हर वो मंजिल जिसका वजन आपकी मेहनत से कम ना हो। दोस्तों, आज मैं आपको पॉलिटेक्निक में अप्लाइड केमिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम अरे फर्स्ट सेमेस्टर के और सेमेस्टर के उसके विषय में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 1, निम्न में से किन्हीं 10 भागों के उत्तर दीजिए। दोस्तों, इसमें से आपको 10 करने होते हैं। इसमें 12 क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उदासीनीकरण अंक क्या है। नंबर 2, सीटेन संख्या को परिभाषित कीजिए। नंबर 3, थर्मोस्टैटिक बहुलक का एक नाम लिखिए। नंबर 4, विद्युत की मात्रा मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। नंबर 5, जियोलाइट का रासायनिक सूत्र तथा पूरा नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, गैल्वेनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ईडीटीए का पूरा नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। नंबर 8, परम्यूटेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, जंग में लोहा उपस्थित किसके रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा अणु sp3 संकृत नहीं है। नंबर 11, 3d4 इलेक्ट्रॉन के लिए n और l क्वांटम संख्याओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12, एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये 12 क्वेश्चन है। इसमें से आपको केवल 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से 5 भागों का उत्तर दीजिए। इसमें आपको 5 भागों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक 2 नंबर का है, यानी 5 दूनी 10 नंबर का ही प्रश्न नंबर 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है। यहाँ पे 10 अंकों का उत्तर देना है, यानी 10 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्न में से 5 भागों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे प्रत्येक 2 अंक का है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है और 5 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें 7 क्वेश्चन दिए होते हैं। ये कुल मिलाकर 10 अंकों का प्रश्न नंबर 2 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कक्षक ऑर्बिटल की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, पानी के नमूने में CH4 बराबर 204 मिलीग्राम पर लीटर होता है। ppm में इसकी कठोरता की गणना करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, IUPAC नामकरण कीजिए। इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। ए पार्ट है CH3COOH, बी पार्ट है इसका HCOOH। क्वेश्चन नंबर 4, BOD और COD की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, सिग्मा और पाई बंधों में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वांटम संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, समस्थानिक व समबारिक की परिभाषा लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 में किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। किन्हीं 2 भागों के उत्तर लिखिए। इसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक 5 नंबर का है, यानी ये भी प्रश्न नंबर 3 क्वेश्चन 10 नंबर का है। इसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, बोर का परमाणु मॉडल और उसकी कमियां बताइए। इसका दूसरा क्वेश्चन है, कक्ष तथा कक्षक में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम बताइए। इसमें 3 क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 में 3 खंड है, 2 करने होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी 10 नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 2 करने होते हैं, यानी 10 नंबर का प्रश्न नंबर 4 क्वेश्चन होता है।
ये 3 क्वेश्चन दिए हुए, इनमें से 2 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बायोगैस को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3, बहुलकों का वर्गीकरण लिखिए। निम्नलिखित के बनाने में प्रयुक्त मोनोमर लिखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मार्कोनिकोव का नियम व पेरोक्साइड प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, प्रत्येक 5 नंबर का होता है, यानी 10 नंबर का ये भी क्वेश्चन होता है। अब चलिए फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ईंधन का उच्च व निम्न कैलोरी मान बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें 2 पार्ट है। ए पार्ट में नर्नस समीकरण, बी पार्ट में बफर विलयन पर टिप्पणी लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित के आयुपेक्सी नामकरण लिखिए। यहाँ पे Cl ए पार्ट ये है, ए बी पार्ट ये है, और सी पार्ट ये है, और डी पार्ट ये है, और ई पार्ट ये है। अब इनका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पॉलिटेक्निक में अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम विद सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 1 में निम्न में से किन्हीं 10 भागों के उत्तर दीजिए। दोस्तों आपको पेपर में 10 भागों के उत्तर देने हैं, लेकिन हम आपको 12 के 12 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अंक क्या है। किसी तेल के 1 ग्राम में उपस्थित स्वतंत्र अम्लों को उदासीन करने हेतु आवश्यक KOH की मिलीग्राम में संख्या को तेल का उदासीनीकरण अंक न्यूट्रलाइजेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। दोबारा देखते हैं। किसी तेल के 1 ग्राम में उपस्थित स्वतंत्र अम्लों को उदासीन करने हेतु आवश्यक KOH की मिलीग्राम में संख्या को तेल का उदासीनीकरण अंक कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सीटेन संख्या को परिभाषित कीजिए। आंसर है इसका, किसी ईंधन की सीटेन संख्या तथा अल्फा मैथिल नैप्थेलीन के मिश्रण में सीटेन का वह प्रतिशत आयतन होती है जिसका ज्वलन विलंब समान परिस्थितियों में दिए गए डीजल ईंधन के ज्वलन विलंब इग्निशन यानी डिले, ज्वलन विलंब को इंग्लिश में इग्निशन डिले के समान होता है। सीटेन संख्या को परिभाषित कीजिए, ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर है। और दूसरा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोस्टैटिक बहुलक का एक नाम लिखिए। इसका एक नाम है बैकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत की मात्रा मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। कैथोडोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जियोलाइट का रासायनिक सूत्र तथा पूरा नाम लिखिए। इसका सूत्र है Na2Al2Si2O8 × H2O। इसका पूरा नाम है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 6, गैल्वेनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है। गैल्वेनीकरण में जिंक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7, ADTA का पूरा नाम वह रासायनिक सूत्र लिखिए। आंसर है इसका ADTA एथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। रासायनिक सूत्र है इसका C10H16N2O8 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। परम्यूटेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, परम्यूटेट का रासायनिक सूत्र लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, परम्यूटेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। Na2Al2Si2O8 × H2O। इसका रासायनिक सूत्र है परम्यूटेट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, जंग में लोहा उपस्थित किसके रूप में होता है। इसका आंसर है आयरन ऑक्साइड के रूप में होता है। इसका सूत्र है Fe2O3, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, LPG तथा CNG का पूरा नाम लिखिए। LPG का पूरा नाम है लिक्विड
पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया था बीच में हमारा, ठीक है। यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे 11 छूट गया था, 11, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 11 क्वेश्चन, यहाँ पे बीच में 10 और 11 क्वेश्चन छूट गया था, ये हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा अणु sp3 संकृत नहीं है? आंसर है इसका BF3 अणु sp3 संकृत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 3d4 इलेक्ट्रॉन के लिए n तथा l क्वांटम संख्याओं के नाम लिखिए। 3d4 ऑर्बिटल के लिए n बराबर 3 है, जो नंबर है हमारा 3 है, और l है हमारी 2 है, क्योंकि d उपकोष है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से 5 भागों के उत्तर दीजिए। हम आपको साथ के साथ आंसर के उत्तर दे वो क्वेश्चन के आंसर देंगे, ठीक है, लेकिन आपको पेपर में 5 ही क्वेश्चन करके आने हैं। क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षक ऑर्बिटल की परिभाषा दीजिए। कक्षक यानी ऑर्बिटल नाभिक के चारों ओर फैले हुए त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अत्यधिक होती है, कक्षक यानी ऑर्बिटल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानी के नमूने में CaO4 बराबर 204 मिलीग्राम पर लीटर होता है ppm में, इसकी कठोरता की गणना करें। इसका आंसर है CaO4 का ग्राम अणुभार बराबर Ca 40 है, S प्लस 32 है, S का अणुभार 32 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 है, और उसके 4 में इसकी गुणा करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा 1 बराबर में 136, ठीक है। नमूने CaO4 की मात्रा बराबर 204 मिलीग्राम पर लीटर, इसे 100 से 1000 से भाग कर देंगे, ग्राम पर लीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0.204 मिलीग्राम पर लीटर CaO4 की CaSO3 के समतुल्य मात्रा 0.204 गुणा 100 अपॉन 136 बराबर 0.15 ग्राम CaCO3 में इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे अतः है 1000 मिलीलीटर में घुले CaSO4 की मात्रा 0.15 ग्राम CaCO3, चूँकि अतः है 10⁻6 मिली ml कठोर जल में घुले लवणों की मात्रा 0.15 गुणा 10⁻6 अपॉन 1000 बराबर 150 ppm, इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। IUPAC नामकरण कीजिए। ए पार्ट है इसका CH3COOH एथेनोइक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट है HCOOH मेथेनोइक एसिड, इसका IUPAC नामकरण है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, BOD और COD की परिभाषा लिखिए। चलिए, BOD और COD की परिभाषा। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, 1 लीटर जल के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों यानी बहुत छोटे जीवों द्वारा 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन में ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD कहते हैं। इसकी डेफिनेशन दोबारा देखेंगे। BOD हेडिंग डाल लेंगे, इसकी फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी
इसकी डेफिनेशन है, 1 लीटर जल के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन में ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी कहते हैं। सीओडी की परिभाषा देखेंगे अब। सीओडी को सीओडी की फुल फॉर्म है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी डेफिनेशन है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित सभी कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक होती है उसे सीओडी या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सिग्मा और पाई बंदों में अंतर बताइए। दोस्तों पेपर में आपको ऐसा फॉर्मेट बनाना है जैसे हमने बना रखा है यहाँ पे, और बीच में लाइन खींचनी है। एक तरफ सिग्मा बंद लिखना है, एक साइड में पाई बंद लिखना है, और इसका आंसर ऐसे देना है। इसका फर्स्ट बिंदु है, सिग्मा बंद परमाणुवीय कक्षों के सिरों पर अतिव्यापन से बनता है। पाई बंद में लिखना है, पाई बंद परमाणुवीय कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से बनता है। सिग्मा बंद में देखेंगे, सिग्मा बंद प्रबल होता है। पाई बंद में देखेंगे, पाई बंद दुर्बल होता है। और सिग्मा बंद में देखेंगे तीसरा पॉइंट, यह एसएस एसपी या पीपी कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। और पाई बंद में देखेंगे तीसरा पॉइंट, यह केवल पीपी कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। इसका 4 पॉइंट देखेंगे सिग्मा बंद का, इसमें मुक्त घूर्णन संभव है। पाई बंद में देखेंगे 4 पॉइंट, इसमें मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। इसका 5 बिंदु देखेंगे, यह स्वतंत्र रूप से बन सकता है। इसका पाई बंद में देखेंगे, इसका 5वां बिंदु, यह सिग्मा बंद के निर्माण के बाद ही बन सकता है। इसका 6वां पॉइंट देखेंगे सिग्मा बंद का, यह अधिक स्थायी व कम क्रियाशील होता है। पाई बंद में देखेंगे 6 पॉइंट, यह अस्थायी व अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। क्वांटम संख्या क्या है? क्वांटम संख्या वे संख्या जो किसी परमाणु की कक्षा में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती है, क्वांटम संख्या कहलाती है। क्वांटम संख्या का क्वेश्चन नंबर ये दोबारा देखेंगे। ठीक है। वे संख्या जो किसी परमाणु की कक्षा यानी सेल में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती है, क्वांटम संख्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7, समस्थानिक व समभारिक की परिभाषा लिखिए। समस्थानिक की परिभाषा है, किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है यानी अलग अलग होती है तथा परमाणु क्रमांक समान होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। इसका उदाहरण है C6, C12, 6C13, 6C14, 3Li6, 3Li7। ठीक है। अब क्वेश्चन इसका समस्थानिक होगा। अब समभारिक की डेफिनेशन देखेंगे। समभारिक आइसोबार भी कहते हैं इसे समभारिक को। ठीक है, अंग्रेजी में। चलिए, वे परमाणु क्रमांक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न होता है समभारिक कहलाता है। उदाहरण 18 ऑर्गन 40, 19 के 14, 20 C14। ठीक है।
प्रश्न नंबर 3 में प्रश्न नंबर 3 देखेंगे अब। किन्हीं दो भागों के उत्तर लिखिए। इसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं पेपर में आपको, प्रत्येक 5 नंबर का है, ये 10 नंबर का है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए, 2 करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोर का परमाणु मॉडल और इसकी कमियां बताइए। बोर का परमाणु मॉडल, बोर मॉडल ऑफ एटॉम। नाभिक की संरचना बताने के लिए नील्स बोर ने 1913 में एक मॉडल दिया। बोर के अनुसार नाभिक के चारों तरफ यानी चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। देख, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कक्षा में घूम रहे हैं। ये नाभिक के चारों ओर ऐसे घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में घूम रहे हैं और KLMN एनर्जी लेवल है इसकी परमाणु की, ठीक है। बोर के परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु। प्रथम बिंदु, परमाणु में 3 प्रकार के कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। नंबर 2, परमाणु के 2 भाग होते हैं, नाभिक और नाभिक के बाहर का क्षेत्र, यानी अंदर का क्षेत्र न्यूक्लियर और उसके बाहर का क्षेत्र, ठीक है। इसका तीसरा बिंदु है, इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों तरफ एक वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, जिनको ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी कहते हैं। उन एनर्जी लेवल को KLMN से प्रदर्शित करते हैं। ये KLMN है, एनर्जी लेवल है, ठीक है। क्वेश्चन बिंदु है इसका, फोर्थ बिंदु है, प्रत्येक ऊर्जा स्तर के पास एक निश्चित ऊर्जा स्तर होती है। इसका 5 बिंदु है, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते हैं तब तक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्वेश्चन। इसके 5 के 5 बिंदु हमने कर दिए। अब देखते हैं बोर की कमियां या दोष। इसका फर्स्ट बिंदु है, बोर का परमाणु मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। इसका दूसरा बिंदु है, बोर का मॉडल जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है। यहीं से ही क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, कक्ष तथा कक्षक में अंतर बताइए। कक्ष, ऐसा फॉर्मेट बनाना है आपको, ऐसे लाइन खींचनी है, एक तरफ कक्ष एक तरफ कक्षक और बीच में लाइन खींचनी है। अब इनका अंतर देना है, वो आंसर देना है, ठीक है। अंतर बताना है इन दोनों में। फर्स्ट, नाभिक के चारों ओर के वृत्तीय पथ को जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कक्ष कहते हैं। कक्षक में नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें निश्चित ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कक्षक कहलाता है। इसका दूसरा बिंदु है कक्ष का, कक्ष में इलेक्ट्रॉन का गति करना निश्चित है। कक्षक में दूसरा पॉइंट है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन का गति करना निश्चित नहीं है। इसका तीसरा पॉइंट है कक्ष का, किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। और उसका तीसरा बिंदु देखेंगे, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है। यहाँ पे जहाँ n बराबर कक्ष की संख्या है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 बिंदु देखेंगे इसमें, कक्ष में किसी भी कक्ष की आकृति वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार हो सकती है। और कक्षक में 4 बिंदु है, कक्षक की आकृति भिन्न भिन्न उपकोषों में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कि यहाँ तक ही है। अब इसके बाद देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, पावली का अपवर्जन नियम और हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम बताइए। पावली का अपवर्जन नियम
पावली का अपवर्जन नियम देखेंगे, उसके बाद हुंड का बहुलता का नियम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पावली का अपवर्जन नियम 1925 ईस्वी में पावली ने अपवर्जन नियम दिया। इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होता है। पावली ने ये बताया 1925 में पावली जी ने एक अपवर्जन दिया। इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं होता है। निष्कर्षण फर्स्ट, किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। अब इसका दूसरा बिंदु देखेंगे। किसी कोश में उपकोशों की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। इसका तीसरा बिंदु देखेंगे। s उपकोशों में 2 इलेक्ट्रॉन, p उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन, d उपकोश में 10 इलेक्ट्रॉन, f उपकोश में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फोर्थ बिंदु देखेंगे इसका। किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में n² कक्षक होते हैं। 5 बिंदु देखेंगे। एक कक्षक में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है। अब पावली के अपवर्जन इसका निष्कर्षण होगा। अब इसके हुंड का बहुलता का नियम देखेंगे। किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब किसी उपकोश की सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब किसी उपकोश की सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 और p उपकोश के 3p कक्षकों में देख, जैसे कि यहाँ पे 3 उपकोश दे रखे, 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ऐसे भरेंगे। पहले में ऐसे भरेंगे, फिर ऐसे भरेंगे, फिर ऐसे भरेंगे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर सिंबल उल्टा लग रहेगा। ठीक है। ये हुंड का बहुलता का नियम था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, हमने आपको प्रश्न नंबर 3 में, इससे पहले प्रश्न नंबर 3 आया था, उसमें दो क्वेश्चन करने होते हैं पेपर में, लेकिन हमने आपको 3 करवाए हैं। पेपर में आपको केवल 2 करने हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी 2 भागों के पेपर में आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पर भी आपको 2 भागों में उत्तर देने हैं, लेकिन हम आपको तीनों के तीनों करवाएंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बायोगैस को विस्तार से समझाइए। बायोगैस कार्बनिक पदार्थों का वायु की उपस्थिति में अवायुजीवी जीवाणु द्वारा अपघटन होने पर उत्पन्न गैस को बायोगैस कहते हैं। यह गैस मुख्यतः गोबर से बनाई जाती है, इसलिए इसे गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस का औसत संघटन निम्न प्रकार है। मीथेन 50 से 60%, CO2 30 से 40%, H2 5 से 10%, H2S 0.8%। ठीक है। इसकी निर्माण विधि देखते हैं। बायोगैस निर्माण हेतु गोबर तथा पानी की समान मात्रा का मिश्रण गोबर गैस पात्र में ऊपर तक भर दिया जाता है। गोबर गैस निर्माण हेतु गोबर तथा पानी की समान मात्रा का मिश्रण गोबर गैस पात्र में ऊपर तक भर दिया जाता है। गोबर का वायु की अनुपस्थिति में किण्वन होने में 50 से 60 दिन का समय लगता है। किण्वन हेतु तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता है। बनने वाली बायोगैस पात्र में ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाती है, यानी एकत्रित हो जाती है। यह गैस गोबर पर दाब डालती है और गोबर को निकास द्वार से बाहर निकालने को बाध्य करती है। निकले हुए गोबर खेतों में खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। इस गैस को पाइप के द्वारा गैस स्टोव तक ले जाते हैं।
इसकी निर्माण विधि यहीं तक थी। अब इसके देखेंगे उपयोग। इसका फर्स्ट उपयोग है खाना बनाने में। नंबर 2 गाँव में प्रकाश उत्पन्न करने में। नंबर 3 इंजनों को चलाने में ईंधन के रूप में। ठीक है, अब इसके देखेंगे बायोगैस का आदर्श ईंधन के रूप में लाभ। चलिए शुरू करते हैं। बायोगैस का आदर्श ईंधन के रूप में लाभ। फर्स्ट लाभ है इसका, इसके उत्पाद में कम खर्च आता है। नंबर 2 इसके जलने पर धुआं नहीं निकलता है। नंबर 3 इसमें विषैली CO गैस नहीं होती, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती। नंबर 4 इसकी कैलोरी मान अधिक होती है। नंबर 5 यह गैस ईंधनों में सबसे सस्ती होती है। यानी जो बायोगैस यानी गोबर गैस है, यही ईंधनों में सबसे सस्ती गैस होती है। प्रश्न नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए, बहुलकों का वर्गीकरण लिखिए। निम्नलिखित के बनाने में प्रयुक्त मोनोमर लिखिए। बहुलकों का वर्गीकरण। हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। बहुलक निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। फर्स्ट, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 2 संरचना के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 3 पुनरावृत्ति संरचनात्मक इकाई की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। फोर्थ है संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 5 वृद्धि बहुलीकरण के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। आणविक नंबर 6 है आणविक यानी 6 आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। दिए गए बहुलकों को बनाने में निम्न मोनोमर प्रयुक्त होते हैं। फर्स्ट है इसका नाइलॉन 66 हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन। इसका सूत्र है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का 6 सिंगल बॉन्ड NH2। एडिपिक एसिड HCOC सिंगल बॉन्ड CH2 का 4 सिंगल बॉन्ड COOH। सेकेंड है इसका बूना S 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। स्टाइरीन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नहीं इसमें ही था, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट था पॉलीथीन यानी एथीन। यहाँ पर पॉलीथीन है ना यहाँ पर, तो इथीन इसका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे इथीन बोल लेंगे। तो बहुलकों का इंटर मोलिकुलर फोर्स का बढ़ता क्रम पॉलीथीन, फिर बड़ा बूना S, फिर बड़ा नाइलॉन 66। उपरोक्त बहुलकों में नाइलॉन 66 एक संघनन बहुलक है। इसका यहाँ पर इसका तीसरा जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। मार्कोनिकोव का नियम एवं पेरोक्साइड प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में क्रियाविधि। हेडिंग है पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में क्रियाविधि। 1 प्रोपीन पर HBr की योगात्मक क्रिया पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में मार्कोनिकोव के नियम अनुसार होती है और 2 डिग्री कार्बन धारण कार्बोकेशन से बनने वाला उत्पाद अधिक स्थायी होता है। इसे मार्कोनिकोव का नियम भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, मार्कोनिकोव ने पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में क्रियाविधि बनाई थी, तो वो इस फॉर्मेट में बनाई थी, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2H पॉजिटिव। यहाँ पर दोबारा देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड
CH2 प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बनाया उसने। तो यहाँ पर ऊपर तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH3 निगेटिव, Br निगेटिव, CH3 सिंगल बॉन्ड CH पर एक Br, सिंगल बॉन्ड CH3। तो 2 डिग्री कार्बन धनायन अधिक स्थायी होगा। यहाँ 2 ब्रोमो प्रोपीन, इसका नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम है 2 डिग्री कार्बन धनायन अधिक स्थायी होगा ये। यहाँ पे इसका नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पे इसका नाम है 1 डिग्री कार्बन धनायन कम स्थायी होगा ये Br नेगेटिव की उपस्थिति में। यहाँ पे इसका नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ठीक है, अब देखते हैं इसका, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, परऑक्साइड प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। इसका सेकंड पार्ट है, किसी कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में क्रियाविधि। इसकी क्रियाविधि बताएंगे अब। किसी कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में क्रियाविधि खरास प्रभाव या एंटी मार्कोनिकोव नियमानुसार होती है और 2 डिग्री मुक्त मूलक से बनने वाला उत्पाद 1 डिग्री ब्रोमो प्रोपेन अधिक स्थायी होता है। इसकी क्रियाविधि दोबारा देखेंगे। किसी कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में क्रियाविधि खरास प्रभाव या एंटी मार्कोनिकोव नियमानुसार होती है और 2 डिग्री मुक्त मूलक से बनने वाला उत्पाद 1 डिग्री ब्रोमो प्रोपेन अधिक स्थायी होता है। इसे परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। यह खरास प्रभाव भी कहलाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr बेंजोइल परऑक्साइड की उपस्थिति में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, इसका नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब इसकी क्रियाविधि यहाँ से देखेंगे। यह क्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होती है। इसका फॉर्मेट है। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव Br डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, इसका नाम है 2 डिग्री फ्री रेडिकल अधिक स्थायी हो ये। ठीक है, H हाइड्रोजन की H की उपस्थिति में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, इसका नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर Br सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2, H की उपस्थिति में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे है 1 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पे है 1 डिग्री फ्री रेडिकल कम स्थायी। यहाँ पे है 2 डिग्री फ्री रेडिकल यानी 2 डिग्री फ्री रेडिकल अधिक स्थायी है। यहाँ पे अधिक स्थायी है और यहाँ पे कम स्थायी है। 1 डिग्री फ्री रेडिकल यानी कम स्थायी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होगा। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों ऐसे ही करेंगे। हम आपको 3 के 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन दिए, पेपर में 3 क्वेश्चन दिए होंगे आपको, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और हम आपको 3 के 3 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट, ईंधन का उच्च व निम्न कैलोरी मान बताइए।
ऊष्मामान। 1 ग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे उस ईंधन का कैलोरी मान या ऊष्मामान कहते हैं। ठोस तथा द्रव ईंधनों का कैलोरी मान कैलोरी प्रति ग्राम तथा गैसीय ईंधनों का कैलोरी मान कैलोरी प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। ईंधन के ऊष्मामान या कैलोरी मान को निम्न 2 प्रकार से परिभाषित किया जाता है। उच्च ऊष्मामान हाई कैलोरीफिक वैल्यू HCV और निम्न ऊष्मामान लो कैलोरीफिक वैल्यू, इसका नाम है LCV। देखो दोस्तों ये भी ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देंगे हम आपको। चलिए शुरू करते हैं। जब किसी ईंधन की क्रिया मात्रा को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः दहन किया जाता है और उत्पादों को कमरे के ताप तक ठंडा होने दिया जाता है, इस दौरान उत्सर्जित कुल ऊष्मा को उस ईंधन का उच्च ऊष्मामान कहते हैं। इसे कुल ऊष्मामान ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू GCV भी कहते हैं। उच्च ऊष्मामान में भाप की गुप्त ऊष्मा भी सम्मिलित होती है। इसकी डेफिनेशन दोबारा देखेंगे उच्च ऊष्मामान की। जब किसी ईंधन की क्रिया मात्रा को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः दहन किया जाता है और उत्पादों को कमरे के ताप तक ठंडा होने दिया जाता है, इस दौरान उत्सर्जित कुल ऊष्मा को उस ईंधन का उच्च ऊष्मामान कहते हैं। इसे कुल ऊष्मामान ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू GCV भी कहते हैं। उच्च ऊष्मामान में भाप की गुप्त ऊष्मा भी सम्मिलित होती है। अब इसकी निम्न ऊष्मामान लोअर कैलोरीफिक वैल्यू LCV, इसकी डेफिनेशन देंगे हम आपको। जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः दहन किया जाता है तथा उत्पादों को निष्कासित होने दिया जाता है, इस दौरान जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे उस ईंधन का निम्न मान कहते हैं। इसे नेट ऊष्मामान नेट कैलोरीफिक वैल्यू NCV भी कहते हैं। निम्न ऊष्मामान में भाप की गुप्त ऊष्मा सम्मिलित नहीं होती है। निम्न ऊष्मामान, इसका फॉर्मूला है निम्न ऊष्मामान यानी LCV बराबर उच्च ऊष्मामान HCV माइनस भाप की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 5 का प्रश्न नंबर फर्स्ट समाप्त होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका, प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर दूसरा 2 पार्ट है इसमें। एक निर्णय समीकरण, यह क्वेश्चन स्वयं करें। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन आप स्वयं करें, अगर नहीं होता तो आप कमेंट में बताएं, हम आपको यह क्वेश्चन भी करवा दिए देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर B बफर विलयन, ये करवाएंगे हम आपको। ठीक है, एक जो भी अगर दिक्कत हुई हो निर्णय समीकरण में तो मैं आपको जरूर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का B पार्ट, बफर विलयन। बफर विलयन वे विलयन हैं जिन्हें तंतु करने पर या जिन्हें अम्ल या अक्षार की अन्य मात्रा मिलाने पर pH मान में कोई अंतर नहीं पड़ता, या और ऐसा विलयन जिसमें अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर उसके pH मान में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है, उस विलयन को बफर विलयन कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक दे दो, यहाँ से यहाँ तक दे दो। ठीक है, अब इसके बफर विलयन के प्रकार देखेंगे। बफर विलयन के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अम्लीय बफर, नंबर 2 अक्षारीय बफर। अब बफर विलयन की डेफिनेशन देखेंगे। दुर्बल अम्ल और उसके किसी प्रबल अक्षारक के साथ बने हुए लवण के मिश्रण को अम्लीय बफर कहते हैं। एग्जाम्पल एसिडिक अम्ल व सोडियम एसीटेट CH3COOH
तीर का निशान CH3 COO निगेटिव प्लस H पॉजिटिव कम, CH3 COO Na तीर का निशान CH3 COO निगेटिव प्लस Na पॉजिटिव अधिक। ये कम क्रियाशील हो गए, ये अधिक क्रियाशील होंगे। ठीक है, यहाँ पे अक्षारिया देखेंगे। अब अक्षारिया बफर की डेफिनेशन, दुर्बल अक्षारक और उसके किसी प्रबल अम्ल के साथ बने हुए लवण के मिश्रण को अक्षारिया बफर कहते हैं। एग्जाम्पल NH4Cl तीर का निशान NH4 पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव अधिक आयनित, NH4OH तीर का निशान NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, ये कम होंगे। ठीक है, और यहाँ पे अम्ल H पॉजिटिव प्लस NH4OH तीर का निशान निगेटिव NH4 प्लस H2O। यह क्वेश्चन भी यहीं समाप्त होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका, वो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। इसके 5 पार्ट है, पाँच के 5 मैं आपको बताऊंगा इनका IUPAC नामकरण कैसे होगा। ए पार्ट है Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड, इनका नाम है 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड। बी पार्ट पे है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, 2 इन प्रोप 1 ऑल। यहाँ पे सी इसका क्वेश्चन देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड C पे 2 CH3 जुड़ रहे हैं यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो 3 यहाँ पे देखो 3 डाई मेथाइल 1 ब्यूटीन। ठीक है, यहाँ पे डी पार्ट देखेंगे HC डबल O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल O बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसका नाम है एथेन 1,2 डायल, इसका नाम है एथेन 1,2 डायल। यहाँ पे बेंजीन स्ट्रक्चर पर CH2 सिंगल बॉन्ड COOH जुड़ रहा, तो इसलिए इसका नाम है 2 फेनाइल एथेनोइक एसिड। ठीक है, अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यह 2024 में जो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं 16 जनवरी से, तो यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। इसे ज़रूर देख के जाना, ये क्वेश्चन ज़रूर याद करके जाना, इसके लिए आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, फ़ायदा होगा आपको जब आप ये क्वेश्चन आपको मिले तो कमेंट में कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है।